हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 28 अक्टूबर और हम लोग पढ़ेंगे 28 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग चलते हैं, पिछले क्लास में जो करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर ले। तो भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का नाम क्या है, जिसे हाल ही में कोचिन शिपयार्ड द्वारा नौसेना को सौंपा गया है? तो ये है आपका माहे। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफीथ्रोमाइसिन। रूस के अबू सुफियान खारखा रोग के साथ किस भारतीय को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सबीर हसन। माजिया अम्मा ग्लोबेली और अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंद्रेज पोकजोबुट। किस राज्य में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर्य वन उद्घाटन किया गया? राजस्थान में। किस भारतीय को मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए टॉर्च बियरर नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके अभिनव बिंद्रा। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया? तो ये हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है? तो ये है आपका नासा। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु जो है ये कहाँ बन रहा है? तो ये ऋषिकेश में। किस देश की राजमाता सिरिकत का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थाईलैंड की राजमाता थी। तो ये हम लोग प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के प्रश्न नंबर 1 पर। तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दक्षिण मध्य रेलवे ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। छत्रपति संभाजी जो थे छत्रपति शिवाजी के बेटे थे। यहाँ से हम कुछ बदले गए नामों को अगर हम रिलेट कर लें तो भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम अब बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है। मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मनोहर पारिकर जो कि गोवा के मुख्यमंत्री थे, इनके नाम पे कर दिया गया। खुलदाबाद का नाम बदल के रत्नापुर। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल के डॉक्टर मनमोहन सिंह। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदल के भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। CISF प्रशिक्षण केंद्र का जो नाम था उसको चेंज करके राजादित्य चोलन। कार्नेक ब्रिज उसका नाम बदल कर सिंदूर ब्रिज जो कि अप्रोक्स महाराष्ट्र में है, कंफर्म नहीं है। राजस्थान की फौज सागर झील वरुण सागर कर दिया गया। इस्लामपुर का नाम बदल के ईश्वरपुर कर दिया गया। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अजबैगीनाथ। खैरथल तिजारा जो राजस्थान में है उसका नाम बदल के भरथरी नगर। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या धाम जंक्शन। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अहिल्या नगर। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। रामनगर जिले यानी जो कर्नाटक में है उसका नाम बदल के बेंगलुरु दक्षिण किया गया है। लद्दाख में जो काक्सर ब्रिज है उसका नाम बदल के कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। S-400 जो है, जो रूस और भारत के बीच S-400 के लिए डील है, इसका नाम बदल के सुदर्शन कर दिया गया है। जलालाबाद इसका नाम बदल के परशुरामपुरी। केरल का केरलम। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है उसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया। यूएई का जो अल मिनहाद है उसका नाम बदल के हिंद शहर। अहमदनगर जो है उसका नाम बदल के अहिल्याबाई। सराय काले खां जो है इसका नाम बदल के बिरसा मुंडा कर दिया गया, जो कि दिल्ली के सराय चौक पे है। पहले सराय खाले का चौक था दिल्ली में, अब उसका नाम बिरसा मुंडा हो गया। पुरानी संसद भवन है उसका नाम बदल के संविधान सदन कर दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग इसे देख लिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो किस बैंक को 2025 में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा दुनिया का सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक
को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। बदले गए नामों को अगर हम लोग देखें तो भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली, सॉरी दोस्तों, ये स्लाइड ऐड हो गया है, कोई बात नहीं। हम लोग सबसे पहले एसबीआई के बारे में बात करते हैं। तो एसबीआई का जो फॉर्मेशन ईयर है 1 जुलाई 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद ये हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष सी एस सेट्टी, सी एस का मतलब चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल फाइनेंस, देखिए ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा इसको दुनिया का सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक घोषित किया गया है। तो हम लोग ग्लोबल फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल फाइनेंस एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है जो वित्तीय समाचार यानी फाइनेंशियल न्यूज को विश्लेषण और वैश्विक बैंकिंग रैंकिंग में के लिए जानी जाती है। यह पत्रिका 1987 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में है। अब हम लोग ग्लोबल फाइनेंस के बारे में भी तो देख लिए, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अगर हम लोग चले, ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो आपको याद होगा कि हाल ही में हम डीबीएस बैंक के बारे में चर्चा किए थे। डीबीएस बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसे इसकी ग्लोबल फाइनेंस, ये जो ग्लोबल फाइनेंस है यही इसको एशिया का सबसे सेफेस्ट यानी सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया था। किसको? डीबीएस बैंक को। एचडीएफसी की बात करें तो यह लक्षद्वीप में अपना एक शाखा खोला है। कौन? एचडीएफसी लक्षद्वीप में अपना एक ब्रांच खोला है, जो ऐसा करने वाला पहला प्राइवेट बैंक आप कह सकते हैं या मात्र एक प्राइवेट बैंक भी आप कह सकते हैं। आरबीआई की बात करें तो ये भारत का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई के बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है अपना रोहित मैन, जो भारत के दिल कहे जाने वाले हैं। तो ये है रोहित मैन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे वनडे में रोहित शर्मा 97 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेली। और रोहित शर्मा अब वनडे में भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित से ऊपर अब विराट कोहली, जो कि 14,181 रन, और उनसे ऊपर सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, 18,426 रन बनाकर हैं। रोहित शर्मा ये उपलब्धि हासिल करने जब किए तो उस समय इनका जो स्कोर था 11,249, 11,249, सॉरी 11,249 रन ये बनाए हुए हैं थे, बनाकर तीसरे स्थान पर हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सुमन गिल ऐसा खिलाड़ी है, ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी के द्वारा 4 बार प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कितने बार? 4 बार प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो इनका भी डिस्कशन हमने हाल ही में किया था कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट यानी तीनों फॉर्मेट यानी ओडीआई, टेस्ट और टी20 तीनों में अंतरराष्ट्रीय 50-50 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले ये पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली की अगर आप बात करते हैं तो इनको आप याद रखें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने मई महीने में टेस्ट से संन्यास ले लिए हैं। ठीक है, टेस्ट से संन्यास ले लिए, और ये रिसेंटली लास्ट ईयर टी20 से भी ये दोनों संन्यास ले लिए हैं। तो ये दोनों अभी सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉर्मेट क्रिकेट का खेल रहे हैं? तो ये ओडीआई सिर्फ खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर की बात हम कर लें तो सुल्तान ऑफ जौहर कप, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता था, और ये जो है हॉकी से संबंधित है।
सॉरी दोस्तों। ठीक है, ये हॉकी से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी के बाद 6वें संस्करण, सेंट्रल जोन, सीएएफए नेशंस कप 2025 भारत ब्रॉन्ज कप, मेंस एशिया हॉकी कप 2025 भारत जीता, यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज और महिला एकल का खिताब आर्यना शबलेंका। सैफ अंडर 17 महिला महिला चैंपियनशिप 2025 भारत, फीडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा होस्ट किया है, जो कि शतरंज का कप है। डायमंड लीग नीरज चोपड़ा सिल्वर, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक मीराबाई चानू, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में हुआ था। जीता कौन? मनु भाकर। कौन सा पदक? कांस्य पदक। हाल ही में भारत के 89वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बने? रोहित कृष्णा। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब किसने जीता? साउथ अफ्रीका। किस देश ने कौन कॉनकैकेफ गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता? ये तो मैक्सिको। जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? 133वां स्थान पे। फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? दिव्या देशमुख। नेक्स्ट चले, तो स्पेन के ओशन स्काई 2025 नामक वायु सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले पहले गैर नाटो देश कौन बन गया है? ये मैं नहीं, मैं होगा। ठीक है, तो ये है अपना भारत। भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी इस एक्सरसाइज में भाग लिया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना स्पेन के ओशन स्काई 2025 वायु अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश बन गया। यह अभ्यास 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक स्पेन के गैंडो एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त वायु अभियानों को बढ़ावा देना है। भाग लेने वाले देश देखें तो भारतीय वायुसेना हो गए। अभ्यास का नाम ओशन स्काई 2025 क्या है? ओशन स्काई 2025, ये नाम आपको याद रखना है। आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेनिश वायुसेना आयोजक थे। कब? तो 20 से 31 अक्टूबर। और कहाँ? गैंडो एयरबेस स्पेन में। नाटो नाटो जो है दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। नाटो, इसका फॉर्मेशन ईयर 4 अप्रैल 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसके हेड जो है मार्क रूट है। नाटो का कुल 32 सदस्य है और इसका 32वें क्रम का जो सदस्य है, ये कौन है? 32वें क्रम का इसका सदस्य हो जाएंगे स्वीडन। कौन? स्वीडन। ठीक है, याद रखें कि भारत नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी इस एक्सरसाइज में भाग लिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने अपना विलय दिवस कब मनाया? तो ये अभी हाल ही में 26 अक्टूबर को ये अपना विलय दिवस मनाया है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर को अपना विलय दिवस मना रहा है। और वर्ष 1947 में 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर रियासत के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह, कौन? महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और इसी के साथ जम्मू कश्मीर जो है औपचारिक यानी ऑफिशियल रूप से भारतीय संघ में शामिल हो गया था। समझौता के बाद राज्य का विलय 27 अक्टूबर 1947 से प्रभावी हो गया। ये भारत का राज्य हो गया था। सॉरी दोस्तों। कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो यह भी हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। आयरलैंड में स्वतंत्र वामपंथी नेता सुश्री कैथरीन कोनोली देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। सुश्री कोनोली 2016 से गॉलवे वेस्ट से सांसद हैं और वे संसद की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। रिसेंटली में जो राष्ट्रपति चुने गए हैं, हम लोग उनको अगर देख ले, सॉरी दोस्तों वो स्लाइड हम ऐड नहीं कर पाए।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे उसको। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का 11वां सदस्य देश के रूप में कौन सा शामिल हुआ है? आसियान का 11वां सदस्य जो है वो कौन बना? तो ये है आपका तिमोर लेस्टे। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन में तिमोर लेस्टे को 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह आसियान का 26 साल बाद का विस्तार है। यानी इससे पहले आसियान में 1999 में विस्तार हुआ था और अब 2025 में विस्तार हो रहा है। 1999 में कंबोडिया को संगठन में शामिल किया गया था। किसको? कंबोडिया में। और उसके बाद से अभी तक कोई भी देश शामिल नहीं हुआ था, जो कि अभी जाके 26 साल बाद तिमोर लेस्टे को शामिल किया गया है। तिमोर लेस्टे ने वर्ष 2011 में सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। आसियान की 47वीं शिखर बैठक कुआलालंपुर, मलेशिया, जो कि 26 से 28 अक्टूबर तक चला, और उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तिमोर लेस्टे को सदस्य बनाया जाए, और इसका थीम था इक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी समावेशिता और स्थायित्व। ठीक है, अगर हम लोग तिमोर लेस्टे के बारे में बात करें, ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये है आपका तिमोर लेस्टे, ईस्ट तिमोर। इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली। राजधानी दिल्ली, मुद्रा यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और आधिकारिक भाषा है टेटुनु पुर्तगाली। ठीक है, अगर इसके आसपास के हम कंट्री की बात कर ले तो ये है आपका पपुआ न्यू गिनी, जहां सबसे अधिक लैंग्वेज बोले जाते हैं, और ये है आपके ऑस्ट्रेलिया। इसे द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक तरफ आपको इंडियन ओशियन मिल जाएगा और एक तरफ आपको पैसिफिक ओशियन मिल जाएगा। अगर हम ऑप्शन की बात कर ले तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो है 10वां सदस्य बना है। किसका? ब्रिक्स का। ठीक है, इजराइल की बात कर ले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये 69वें क्रम का सदस्य देश बना है। अगर हम टुवालू की बात कर ले तो यह भी 90वें क्रम का सदस्य बना है। ठीक है, चलिए हम लोग भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ये होंगे आपके सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई ने केंद्र सरकार से जस्टिस सूर्यकांत को अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज होंगे। अगर केंद्र सरकार उनकी सिफारिश को मान लेती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो गवई जी हैं, भूषण कुमार गवई, रामकृष्ण गवई, वो 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। उनके बाद 24 नवंबर को देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में अगर देखें तो इसका भारतीय संविधान जो है भाग 5 में इसकी चर्चा है, आर्टिकल 124 से 147 तक। निर्णय पर पुनर्विचार, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय लेता है तो उसका पुनः विचार करने का आर्टिकल 137 के तहत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं देश के राष्ट्रपति। रीट जारी करने का अधिकार है, आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा जाता है। पहले मुख्य न्यायाधीश है एच जे कानिया, हीरालाल जेकानिया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 पोर्टल लॉन्च किया है, एक फास्टर एक सुफेस। अगर कुछ करंट अफेयर देख लें तो सुप्रीम कोर्ट ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर बैन लगाया है?
तो यह महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में। और किसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया, तो ये किया है विकास सिंह को। अगर हम ऑप्शन की बात कर ले, तो ये सूर्यकांत जो है, जस्टिस सूर्यकांत, ये तो आपको 53वें क्रम के हो गए। बी आर गवई, ये भी वर्तमान में 52 क्रम के हैं। संजीव खन्ना, ये 51 क्रम के हैं। और ये डी वाई चंद्रचूड़ जो है, ये 50वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो 50, 51, 52 और 53 इस तरह से हमने ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वर्ण भंडार में वृद्धि के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितनी सीमा पार कर चुका है, तो यह है 7 अरब डॉलर। रिसेंटली में ही 7 अरब डॉलर ये पार कर चुका है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 17 अक्टूबर 25 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 702 अरब डॉलर हो गया है। आरबीआई के यहाँ पे कुछ चर्चा कर ले हम लोग, तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में मुंबई। फॉर्मेशन ईयर 1935। गवर्नर संजय मल्होत्रा। प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख। उप गवर्नर जो कि हाल ही में बने हैं श्रीश चंद्र मुर्मू। और ये लोग पहले से हैं 3, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। आरबीआई जो है एक 16 जुलाई से 75 करोड़ रुपए से अधिक के लिए सभी भुगतानों के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है, नहीं अनिवार्य कर दिया है कि आप इसी से ट्रांजेक्शन कर पाइएगा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे हर साल कब मनाया जाता है, तो यह है आपका 27 अक्टूबर को। विश्व ऑडियो विजुअल धरोहर दिवस जो है 2025 को 27 अक्टूबर को मनाया गया। यह दिवस यूनेस्को और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्काइव्स एसोसिएशन की इस वैश्विक पहल की 20वीं वर्षगांठ को दर्शाता है। इस वर्ष की जो थीम थी, विजिटिंग आवर शेयर्ड यूनेस्को हिस्ट्री, अर्थात हमारे साझा यूनेस्को इतिहास का डिजिटलीकरण करना है। हाल ही में चर्चा में आए चक्रवात मोथा, क्या मोथा का नाम किस देश ने सुझाया था, तो आंसर इसका हो जाएगा थाईलैंड। कौन सुझाया था? थाईलैंड। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चक्रवात मोथा का जो नाम है थाईलैंड द्वारा दिया गया था, जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण में योगदान देने वाले 13 सदस्य देशों में से एक है। थाई भाषा में मोथा का अर्थ है सुगंधित फूल या सुंदर फूल होता है। अगर थाईलैंड की बात करें हम लोग, तो इसकी राजधानी बैंकॉक, मुद्रा थाई बात, आधिकारिक भाषा थाई, राजा महावाजिरा लोंगकोर्न और प्रधानमंत्री है अनुतिन चरणविराकुल। यह है आपका थाईलैंड का मैप। ठीक है, तो भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास, मैत्री का जो 14वां संस्करण हुआ है, ये मेघालय के उमरोई में हुआ है। इस साल का जो बीम स्टेक समिट हुआ है, बीम स्टेक समिट जो कि 6ठे क्रम का था, उसका 6ठा एडिशन था, वो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था और भारत की तरफ से उसमें पीएम मोदी ने भाग लिए थे। यहां से कुछ चर्चे में रहे चक्रवात की बात हम कर ले, तो अक्टूबर 2025 में अरब सागर में बने चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया था, तो ये श्रीलंका किया। सुपर टाइफून रागासा ने ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और दक्षिण चीन में भारी बाढ़ और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। कौन कौन सा टाइफून? रागासा। तूफान पोडुल ने ताइवान में भारी तबाही मचाई, इसका नामकरण उत्तर कोरिया किया था। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान रेमल जो है, ये बंगाल के तटों से टकराया था। मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई।
भारत ने तूफानी यागी से प्रभावित देशों म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था। कौन? भारत। चर्चे में रहा टाइफून कैथोन नामक तूफान ने ताइवान में तबाही मचाई थी। कहां? ताइवान में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया था? ये कतर ने। भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी? तो ये क्यूबा को। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किस स्लोवेनियाई शहर को दिया गया? तो आप कहिए कि यूएनडब्ल्यूटीओ है क्या? तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किस स्लोवेनियाई शहर को दिया गया है? तो ये है आपके ब्लेड। ब्लेड जो है इसे 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। ब्लेड को इसके टिकाऊ पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण अनुकूल पहलों के लिए सम्मानित किया गया, जो वैश्विक गांव पर्यटन मॉडल को बढ़ावा देता है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर 1975 और मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। विश्व पोलियो दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? तो जिस डेट को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है उसी दिन वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है, यानी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है ताकि इस घातक और संक्रामक रोग पोलियो के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई जा सके। और वर्ष 2025 में इसका थीम क्या है? तो इंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर, यानी पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह। विश्व पोलियो दिवस का इतिहास अगर हम लोग देख लें तो विश्व पोलियो दिवस की शुरुआत सबसे पहले रोटरी इंटरनेशनल द्वारा डॉक्टर जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में की गई थी। और डॉक्टर जोनास साल्क वह चिकित्सा शोधकर्ता थे जिन्होंने पहला प्रभावी पोलियो टीका विकसित किया था। हम जो कल आपसे प्रश्न पूछे थे उसका जवाब हम लोग देख लेते हैं। तो एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता किया है? तो ये किया है आपका वर्ल्ड बैंक के साथ। दूसरा क्वेश्चन देखें तो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा असिस्ट गोल मेकर कौन बन गए हैं? तो ये हो गए हैं आपके लियोनल मेसी। आपका ये आज का सवाल है कि मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पे रहा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये दूसरा सवाल है कि ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और दोस्तों को भी इस क्लास का बेनिफिट मिले और वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। जय हिंद।